आप सभी का स्वागत है प्यारे स्टूडेंट्स मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला महाविद्यालय सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यूजी सेमेस्टर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न का चर्चा करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, इस पेपर में आज हम CC5 का चर्चा करेंगे, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का। आपको कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है? आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोहम्मद कासिम का सिंध पर आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी सिंध विजय उन्होंने किए थे 712 में, है ना। मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किए थे सिंध पर 712 ईस्वी में। एकदम डेट याद रखिएगा। दो तरीके से प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे आपको सत्य असत्य करने दे देगा, चाहे आपको ऑप्शन दे देगा। तो इसमें जरा सा भी हड़बड़ाना नहीं है। हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, यदि हमको सत्य लगेगा तो सत्य लिखेंगे, नहीं लगेगा तो असत्य लिखेंगे। ऑप्शन देखेंगे, 4 ऑप्शन में जो हमको सूटेबल ऑप्शन लगेगा उसको हम लगाएंगे, ठीक है। तो दे देगा, मान ली कब आक्रमण किया, 712, 710, इस तरह का देगा तो हमको 712 ईस्वी में करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया? तो आपको बताना है 1025 ईस्वी, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को एकदम माइंड में आप बैठा लीजिएगा। आपको पूछा जा सकता है कि जब सोमनाथ पर आक्रमण किया गया था तो उसमें वहाँ के शासक कौन थे? तो भीम प्रथम। कौन थे? भीम प्रथम, ठीक है। इस तरह से इस टाइप का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सबसे पहले पृथ्वीराज जीते थे, लेकिन दूसरे युद्ध में उनकी हार हुई, मोहम्मद गौरी की विजय हुई, ठीक है। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 1192 ईस्वी में आ जाइए 1100, हाँ दे दीजिए। अच्छा जाइए, चले जाइए अभी। अच्छा एग्ज़ाम, अभी आप कौन सा एग्ज़ाम लिख रहे थे? क्या चेक कर रहे थे? क्लास। अच्छा ठीक है, चलिए। देखिए, आपको पूछा जा सकता है इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चंदवारा का जो युद्ध है किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था। बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये युद्ध जो लड़ा गया था 1194 ईस्वी में, ठीक है। इसको एकदम याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को एकदम याद रखना है। इसके आगे तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि गुलाम वंश के संस्थापक जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, क्योंकि मोहम्मद गौरी के वो दास थे और जिसको उन्होंने दे दिए थे कि भैया आप यहाँ का अपना काम काज आपको संभालना है, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी के दास थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ से भी इस तरह के भी स्टेटमेंट आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या हो सकता है? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल, ठीक है। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो आपको बताना है धर्मपाल ने, ठीक है। ये सब चीज़ों को एकदम माइंड में रखिए, चीज़ों को एकदम जो है सो आपको माइंड में बैठा देना है। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? गोपाल ने किए थे, ठीक है। ये सब एकदम कंफर्म कर लीजिए। आगे ध्यान में रखना है, आपको पूछा जा सकता है कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें पाल के किस शासक भाग लिया था? तो धर्मपाल ने भाग लिए थे। धर्मपाल, वो पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? आपको पूछा जा सकता है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? दंतीदुर्ग थे। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट। मान्यखेट जो है सो राष्ट्रकूटों की राजधानी थी।
आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम किस वंश के शासक थे? तो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। ध्रुव भी वहीं के शासक थे। जो त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के बीच में, ध्रुव ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए इस सब चीज़ों को एकदम माइंड में बिठा लीजिएगा, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो दंती दुर्ग इसके संस्थापक हो गए। कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया, कैलाश मंदिर टेम्पल का। ठीक है, जो आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखेंगे तो ये द्रविडियन शैली में है ना। इसमें दिमाग में रखना है कि राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे जिन्होंने इस प्रकार का मंदिर का निर्माण करवाया वो द्रविडियन शैली में, द्रविड़ शैली में। चोल काल के जो शासक मंदिर का निर्माण करवाई वो द्रविड़ शैली में थे, जिसमें गोपुरम होता था और अष्टकोणीय होता था। उसकी भुजा क्या होता था? अष्टकोणीय होता था। प्यारे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली किसको बोलते हैं? जो उत्तर भारत में जो मंदिर का निर्माण करवाया गया वो नागर शैली में करवाए गए। दक्षिण भारत की जो निर्माण मंदिर लगभग हुआ वो आपका द्रविड़ शैली में लगभग है। बेसर शैली में नागर और द्रविड़ दोनों मिश्रण से जो नवीन का निर्माण करवाया गया वो बेसर शैली में। जैसे चालुक्य वंश के शासकों ने जिस मंदिर का निर्माण करवाया वो बेसर शैली में आपको मिलेंगे, मध्य वाला इलाका। ठीक है, थोड़ा सा माइंड में रखना है। जैसे आपको लिंगराज मंदिर ये नागर शैली में बनवाए गए हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ से आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे और विजयालय। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? राजराज प्रथम ने। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्मेरु शिलालेख जो है वो किस शासक से संबंधित हैं? तो परांतक प्रथम से संबंधित हैं। उत्मेरु जो शिलालेख हैं उनकी सहायता से किसके बारे में बताते हैं? जो चोल काल के स्थानीय स्वशासन के बारे में हम बताते हैं। गंगेट चोलपुरम की स्थापना किसने की? राजेंद्र प्रथम ने, और उन्हें उसकी उपाधि भी लिए थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको माइंड में बिठा के रखना है। ठीक है, चौलेश्वर मंदिर का निर्माण जो है विजयालय ने करवाए थे, तो दिमाग में सब बैठा के रखना है। आदित्य प्रथम, प्रांतक प्रथम, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, ये सब जितने शासक हुए हैं सब चोल वंश के शासक हुए हैं। तो चोल वंश जब आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ थोड़ा देख लीजिएगा, राष्ट्रकूट देख लीजिएगा, पाल देख लीजिएगा, प्रतिहार है ना, नागभट्ट प्रथम शासक हुए हैं, अमोघ है ना यहाँ के शासक हुए हैं। तो ये सब चीज़ों को, क्योंकि त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था लगभग 200 वर्षों तक चला था, अंततः जो विजय हुआ था वो प्रतिहार लोगों की विजय हुई थी। प्रतिहार वंश के जो शासक थे उन्होंने विजय हासिल किए थे और कन्नौज पर उन्होंने उसका अधिकार हुआ था। कन्नौज के क्षेत्र पर, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार के बीच में 2 वर्षों तक संघर्ष चला था और प्रतिहार का विजय हुआ। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका संक्षिप्त वीडियो है और ये दिखाने के लिए कि आपको इस टाइप के प्रश्न जो है सो पूछे जा सकते हैं। इसको देख लीजिए और इसी के द्वारा जब आप लॉन्ग पोर्शन का तैयारी कर रहे हैं, शॉर्ट पोर्शन का तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक रूप से आप वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो सभी लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। मैं एक वीडियो देखता हूँ कि इस पर एक वीडियो और बना देंगे ताकि आपका और भी जो भी प्रश्न आ सकता है वो क्लियर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।